Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of applications of Gauss theorem. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी, ये जेई एडवांस 2014 में आया है। ये क्वेश्चन देखने में केवल बड़ा है, इसका सलूशन बड़ा नहीं है, ध्यान दें। Charges Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid spheres 1, 2 and 3 of radii r by 2, r and 2r respectively as shown in figure. If magnitudes of the electric fields at point P at distance r from the center of the spheres 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3 respectively. Then मतलब फिगर में यहाँ क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये r/2 रेडियस का है स्फीयर है और ये r रेडियस का स्फीयर है और ये 2r रेडियस का स्फीयर है। इस पे चार्ज Q है, इस पे 2Q, इस पे 4Q दिया है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। पहले वाले फिगर में बाहर पड़ता है पॉइंट P और r डिस्टेंस पे हर जगह पॉइंट P है, हर जगह पॉइंट P है। बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वास्तव में हर जगह सेम है, लेकिन इसमें बाहर पड़ता है, इसमें सरफेस पे पड़ता है, इसमें इनसाइड पड़ता है, ऐसा कुछ दिया है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका E2, इसका E3। तो इसमें यह बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये क्लियर करिए। तो ध्यान दें, तो बाहर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है और सरफेस में जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो सब में सेम बताया गया है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ ये चीज देखिए, डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। तो चाहे जो स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए और सरफेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगता है यह। तो चलिए पहले वाले फिगर के लिए देखते हैं। पॉइंट P क्या है, आउटसाइड है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, E1 इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब पॉइंट P जितना दूरी पर है। तो पहला तो एकदम क्लियर है। चलिए दूसरा सरफेस पे देख लेते हैं, ये भी सेम फार्मूला होता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये भी होता है, R में ये पूरा रेडियस लिया, जितना पॉइंट P दूरी है वो रेडियस लिया जाता है। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, लेकिन अब की बार चार्ज कितना था, 2Q था, तो 2Q लिया गया। दो तो एकदम क्लियर है। अब डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर वाले के लिए इनसाइड के लिए जो फार्मूला होता है, डेरिवेशन जो हुआ है वो आप देखिए। तो अंदर वाले के लिए जो होता है विद्यार्थी, E3 इज इक्वल टू KQR अपॉन RQ। मैं मेन फार्मूला भी लिख रहा हूं, अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूं। तो ये चीज होता है। तो R तो मतलब रेडियस है और स्मॉल r मतलब अंदर जो है सेंटर से जितनी दूरी पर लिया गया है। अब ये चीज इस फिगर के हिसाब से रखना है, ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया। अब फार्मूले में वैल्यू रखना है। तो E3 इक्वल टू KQ, Q कितना है 4Q, तो 4Q में रखा और स्मॉल r जो वहां पे है, यहाँ पे वही चीज क्या है, कैपिटल R दिया है। स्मॉल r का स्थान क्या रखे, कैपिटल R रखे। R क्यूब जो वहां पे है, यहाँ पे R कितना है 2R है, तो 2R का होल क्यूब की। यस, तो अब देखिए इसे थोड़ा और आगे बढ़िए, KQ क्यूब 4Q R, ये हो गया। नीचे देखिए 2 का क्यूब 8R क्यूब हो गया, तो 4 2 जार 8 हो गया। तो आपका ये कैलकुलेशन करने पर आया ये। तो E1, E2, E3 तीनों वैल्यू हमें पता चल गया। अब रिलेशन हम जान लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये तो पहले का आधा है, पहले का आधा 1/2 आया है नीचे, पहले का आधा है E3। और E2 देखिए, ये पहले का दुगना है। E3 पहले का आधा है और E2 पहले का दुगना है। तो जो E2 जो है E1 से बड़ा है और E1 जो है E1 जो है E3 से बड़ा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। E2 E1 से बड़ा है, E1 E3 से बड़ा है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। यस,
अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुछ और रेशियो अगर हम दे देता तो क्या करते, देखिए E1 रेशियो E2 रेशियो E3, अगर ऐसा कर देगा तो क्या होगा, तो देखिए बेस में क्या है 2 है, तो सबका बेस 2 करना चाहिए। चलिए KQ/R² रेशियो K2Q/R² रेशियो KQ/2R²। यस, तो सबका जो है, जैसे 2 इसमें आया तो 2 करिए इसमें, तो इसमें क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए। तो अब इनका जो रेशियो अगर लिखना मैं चाहूँ तो हर सेम है, जो कॉमन वैल्यू कितना है KQ/2R², तो कॉमन वैल्यू हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होता जब रेशियो हम निकालते हैं तब। तो यहाँ बचता है 2 रेशियो 4 रेशियो 1, इस रेशियो में आएगा। देखिए अगर रेशियो में ये जवाब देना चाहे कोई तो 2 4 1, वैसे भी E2 is greater than E1 is greater than E3, इतना है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। A metallic cell has a point charge Q kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represents the electric lines of force? Yes. तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है करेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है। तो विद्यार्थी ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फील्ड लाइन जो पास करेंगी वो जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एक गलती और इसने किया है इस फिगर में कि जो कंडक्टर के अंदर जो है, कंडक्टर के 2 लेयर के बीच जो होता है यहाँ पे, ये तो कैविटी है, खाली स्थान है, यहाँ पे मेटल है ये, और इसके बीच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है। 2 कारण से ये फिगर गलत हो गया। यस, इसमें एक सुधार तो किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब है भी, फिगर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया नहीं गया इस फिगर में। इसका तो पालन किया गया, लेकिन एक नियम यह है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस नियम का यहाँ पालन नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी पर जाइए। ऑप्शन सी पे वो सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर निकल रहा है और कंडक्टर के अंदर, लेयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये तो दोनों कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट है उस आधार पे जो है ये फिगर आपका करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और ऑप्शन डी पे गौर करते हैं। ऑप्शन डी पे ये सब ध्यान दिया गया, सेम यही केस है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेटल के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, केविटी मतलब ये खाली स्थान है, इसके अंदर की बात हम नहीं कर रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और यहाँ पे फील्ड लाइन ये दर्शाए गए हैं इस फिगर में, तो ये भी आपका क्या है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसमें बड़ा कंसेप्ट छिपा था विद्यार्थी। सोल्यूशन इसका देख लिया जाए। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर एंड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो आपका इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया वही बात इसमें लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया। It is made of 2 hemispherical cells held together by pressing them, which force F is proportional to। ये फिगर है आपका, ध्यान दें। इसमें रेडियस कैपिटल R दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा दिया हुआ है, इतनी जानकारी में है।
तो आप चार्ज अगर फाइंड करना चाहते हैं तो छोटा सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो यहाँ से चार्ज इक्वल टू छोटा सिग्मा इंटू 4πr² आ गया। अगर इसको जरूरत है तो हम लोग यूज करेंगे। और ये फोर्स कह रहा है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स F इक्वल टू QE होता है, जो फार्मूला मेन है QE। तो QE अगर होता है तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चीज आप बताइए। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। तो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, QE होगा। QE के स्थान पे ये वैल्यू रखे तो यहां से Q करके क्या हो गया, Q² हो गया। यस, अब यही वैल्यू Q तो हमें पता है नहीं, तो पता है नहीं तो जो सिग्मा के टर्म में वैल्यू दिया है वही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो Q² है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे किया गया है, देखिए इतना इंटू इतना 2 बार किया गया है। तो यहाँ से 4π कैंसिल हो रहा है, एक r² कैंसिल हो रहा है, तो जो बच रहा है 4π छोटा सिग्मा यहाँ भी है, यहाँ भी छोटा सिग्मा स्क्वायर और r² ऊपर हो गया, नीचे ε0 है तो यहाँ पे है। तो आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए। तो 4π ये कांस्टेंट हो गया तो यह प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, छोटा सिग्मा स्क्वायर r² अपॉन ε0। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। A sphere of radius capital R has a volume density of charge rho is equal to kr, where r is the distance from the center of the sphere and k is constant. The magnitude of the electric field which exists at the surface of the sphere is given by. Yes. तो AIPMT 2013 में आया क्वेश्चन। तो ये r रेडियस का स्फीयर है। यस, और चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वेरिएबल चार्ज है, जैसे जैसे r बढ़ेगा चार्ज बढ़ता चला जाएगा। सेंटर से जैसे जैसे रो इक्वल टू k इंटू r है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये चार्ज भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो ध्यान दें, कुछ चीज की हमें पहले जरूरत पड़ता है, वो चीज हम पहले देख लेते हैं। जैसे रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू होता है dq अपॉन dv। तो dq इक्वल टू हो जाएगा रो dv। यस, तो रो की वैल्यू तो हमारे पास है kr हो गया। और dv कैसे निकाला जाए, तो dv के लिए विद्यार्थी इसी स्फीयर में से एक पतला स्फीयर काट लेते हैं अलग से, फुटबॉल जैसा आपको मिलेगा, अलग से आप फील करिए। और उसकी मोटाई कितना dr है, और रेडियस भी क्या ले रहे हैं, r ले रहे हैं। यस, तो उस स्फीयर का जो एरिया होगा वो 4πr² होगा, 4πr²। और उसमें अगर मोटाई से, थिकनेस से हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो छोटा सा वॉल्यूम आएगा इतने का, ये वाली वॉल्यूम यहां देखा जाए, ये वाला वॉल्यूम जो आएगा उसका हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू dr। तो ये dv के स्थान पे ये चीज रखती है। तो यहाँ पे 4πkr³ आया। तो dq चार्ज तो आया, लेकिन केवल इतने के कारण आया है। अब हमें टोटल चार्ज चाहिए इस स्फीयर के अंदर, टोटल कितना चार्ज है। तो 0 से कैपिटल R लिमिट लगा देंगे और इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ये dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस, तो dq का 0 से r में लिमिट लगा देंगे तो टोटल हमारा चार्ज इनसाइड कितना वो पता चल जाएगा। देखिए 4π के कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया, r³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4। 0 से r लिमिट लगा दिए तो q नेट इनसाइड टोटल हमें पता चल गया। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आएगा, ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आएगा πkr⁴। इनसाइड चार्ज जो है पता चल गया। और सबसे कठिन वर्क जो है यही है, ध्यान दें। तो एक कैविटी स्फीयर आप काट लेंगे यहाँ पे जिसकी थिकनेस है dr। अगर इतना क्लियर है विद्यार्थी, यहाँ ये फार्मूले की सहायता से फाई इक्वल टू होता है e गुणे 4πr²। गॉस थ्योरम का कांसेप्ट होता है फाई इक्वल टू q नेट इनसाइड अपॉन ε0। तो q नेट इनसाइड हम निकाल चुके हैं,
जो सबसे मेहनत वाला काम था, जो सबसे ज्यादा समझने वाला काम था, वो यहाँ पे हुआ है। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पाई के r पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो जाहिर है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इक्वल किए विद्यार्थी, यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और r स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है तो r स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो इक्वल टू जो आ रहा है के r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी। इसका डेरिवेशन हुआ है वेरिएबल वाले का, वो डेरिवेशन देखेंगे तो वहां पे और विधिवत ये बात हर चीज बताई गई है। तो डेरिवेशन देखेंगे तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। A infinitely long solid cylinder of radius capital R has a uniform volume charge densities rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electrical field at the point P, which is at distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression 23 rho r upon 16 k epsilon naught. The value of k is a single digit ranging 0 to 9. मतलब k की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यार्थी हमको दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया है, इसमें बताना k की वैल्यू कितना होगा और होगा वो भी 0 और 9 के बीच में होगा। ये पता है, ये पता है कि उसका आंसर 0 और 9 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा ये अभी नहीं पता है। यस, तो ये है वैल्यू। तो ये यहाँ पे फिगर में जो ब्लू कलर का है ये सिलेंडर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसका कोई मतलब नहीं, अनायास से दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं इसका। और जेई 2012 में आया क्वेश्चन है। तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो r/2 है ये खाली है, कैविटी स्फीयर, इस टाइप से स्फीयर वो खाली है। तो जो बचा पोर्शन है उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक आउटसाइड पॉइंट P है जो कि इसके एक्सिस से कितना 2r डिस्टेंस पर है। अब हम जो निकाल सकते हैं पूरे सिलेंडर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जब पूरा निकाल देंगे तो उसमें केविटी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, केविटी वाला पोर्शन आ जाएगा तो इसका मतलब अलग से ये स्फीयर जो है केविटी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें पॉइंट P पर, और एट लास्ट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जाहिर है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसके कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यही विद्यार्थी हमको करना है। तो पहले पूरे सिलेंडर के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो वहां पे देखा जाए, हम मान लेते हैं पूरे सिलेंडर के कारण E1 है और ये स्फीयर जो है इसके कारण E2 है। तो लास्ट में जो आएगा E1 माइनस E2 हमारा क्या होगा आंसर। P पर विद्यार्थी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए P से होकर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 इंटू पूरा एरिया लेना होगा। तो E1 इंटू एरिया 2 पाई RH होता है, लेकिन R यहाँ पे क्या है 2R है, यस, इंटू L मतलब ये सिलेंडर जो हमने लिया है ये मेन सिलेंडर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, जो हमने गॉसियन वाला लिया है वो L लेंथ का है। इज इक्वल टू Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है विद्यार्थी। ये फार्मूला वाला है विद्यार्थी, फार्मूला वाला होता है E इंटू पूरा एरिया ही हो गया, ये Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम वाला है, दोनों को मिला के यहाँ पे हल हो रहा है। तो E इंटू 2 पाई 2R इंटू L इज इक्वल टू Q नेट इनसाइड, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो ये लेंथ में, ये सिलेंडर ये लेंथ का नहीं, बहुत लंबा वास्तव में इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन हमको लेना है इस सिलेंडर के ये लेंथ में कितना चार्ज है। तो रो इंटू इतने का वॉल्यूम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम हो जाएगा पाई R स्क्वायर और इंटू इसका
हाइट हो जाएगा। यस, ये आपका वॉल्यूम हो गया। यस, तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक आर कैंसिल हो रहा है और पाई कैंसिल हो रहा है, यल कैंसिल हो रहा है, इतना हमारा कैंसिल हो रहा है। तो E1 इज इक्वल टू आ रहा है रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये पूरा सिलेंडर के कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। तो यल सिलेंडर के लेंथ से कोई मतलब होता नहीं है, तो कट गया। तो पूरे सिलेंडर के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया, जिसमें ये केविटी वाला भी शामिल है, जबकि वास्तव में वो केविटी है, वहां पे खाली है, वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम मान के चलेंगे यहाँ इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में वही घटा लेंगे। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल केविटी, तो E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q स्फीयर अपॉन R स्क्वायर मतलब 2R का होल स्क्वायर। स्फीयर वाले के कारण कितना पे यहाँ पे चार्ज होगा वो देखिए। तो इस ये यहाँ पे स्फीयर, तो यहाँ भी रो इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो R के स्थान क्या रखा जाएगा, R/2 ये है यहाँ पे। यहाँ देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है। यस, यहाँ R क्यूब आएगा, नीचे R स्क्वायर है, तो एक R ऊपर बचेगा, यहाँ पे भी है। 2 क्यूब 8, 8 3 24 चौका 96 यहाँ पे है विद्यार्थी। जो हमारा सॉल्व करने पर आ रहा है विद्यार्थी यहाँ पे E2 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो R अपॉन 96, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये तो सिलेंडर के कारण, पूरे सिलेंडर के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया E1, और स्फीयर ये कैविटी के कारण यहाँ पे इतना आया। अब जाहिर टोटल में से कैविटी वाला पोर्शन घटा लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 आपका ये वैल्यू है, ये यहाँ पे रखा है, और E2 हम लोग यहाँ निकाले हैं। तो यहाँ देखिए 96 एप्सिलॉन नॉट, इसका LCM ले लेते हैं। देखिए 24 चौका 96 होता है, तो यहाँ 24 जाएगा। 24 रो R माइनस रो R, तो आएगा 23 रो R अपॉन 96। तो देखिए ये हमको मिल भी गया, अंश वाला टोटल मिल गया है और एप्सिलॉन नॉट मिल गया है। और इसे 16 के टर्म में डिवाइड कर लीजिए, 16 इंटू 6 कर लीजिए। तो ये देखिए 16 मिल गया एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो बच रहा है ये 6, वो क्या है, K है। तो K इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी। ध्यान दे, तो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उतने में से ये केविटी वाला पोर्शन घटा लेंगे तो हमें जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा कि बाकी के कारण कितना है यहाँ पे। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।